ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार केस नंबर 5555। उसने पड़ोसियों को बताया था कि घर में कुछ मेहमान आए हैं जिनमें एक लड़की नफसियाती मरीज है। इकबाल कुछ परेशान नजर आने लगा। उसका ख्याल था कि छोटी बहन को इस हालत में देखकर मैडम सफूरा का पारा भी चढ़ जाएगा और वो तूफान खड़ा कर देगी। ताहम इमरान मुतमिन था। उसने कहा, घबराने की बात नहीं यार, मैं खुद ड्राइवर और गार्ड के साथ जाऊंगा और उसे छोड़ कर आऊँगा। जब तक तुम वापस नहीं आओगे हमारी जान सूली पर लटकी रहेगी। मेरा ख्याल है कि हमें भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। इकबाल ने तजवीज़ पेश की। पड़ोसियों को भी साथ ले जाते हैं, बल्कि 8-10 महल्लेदार भी चले जाएं तो बेहतर है। मैडम सफूरा को बड़ी मुसर्रत होगी कि उसकी बहन को इतने एहतमाम के साथ यहाँ लाया गया है। इमरान के लहजे में तंज था। इकबाल मुंह बनाकर रह गया। इमरान ने नादिया के सेल फोन से उसके ड्राइवर और गार्ड को कॉल किया। वो दोनों पहुंच गए। बेहोश नादिया को पहले इमरान गाड़ी में डालकर बड़ी सड़क तक पहुंचाया गया। फिर वहां से होंडा गार्ड में डालकर लाल कोठी की तरफ रवाना कर दिया गया। इमरान साथ ही गया था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इमरान सलीम की दर्दनाक मौत को नहीं भूला और ना ही इस सिलसिले में बड़ी मैडम सफूरा की मुनाफकत व बदनीति उसे हजम हुई है। सलीम की मौत के बाद मैडम सफूरा ने जिस तरह इमरान को वाफर पैसे की चमक दिखाकर मरूब करने की कोशिश की थी, वो भी एक नहायत नाखुशगवार तजर्बा था। सलीम की मौत मामूली वाक़या नहीं थी। कई दिन गुजर गए थे, मगर मैं आज भी महसूस करता हूँ कि जैसे उस रात सलीम कब्रिस्तान में दफन होने के बावजूद हमारे पीछे पीछे आया था। जख्मों से चूर बेबसी की तस्वीर बना हौले हौले लंगड़ाता हुआ हमसे पूछता हुआ, तुम मुझे ना बचा सके, लेकिन क्या तुम मेरा बेरहम कत्ल भी भूल जाओगे? वो आप भी अक्सर मुझे अपने अकब में महसूस होता था। अपनी नम आँखों में यही सवाल लिए। मेरा और इकबाल का ख्याल था कि शायद अब नादिया इमरान के मुंह नहीं लगेगी, लेकिन वो अजीब फितरत लड़की थी। इमरान को तस्खीर करना जैसे उसने ज़िंदगी का और मौत का मसला बनाया हुआ था, और ये सब कुछ बहुत थोड़े वक्त में हुआ था। तीसरे चौथे दिन हमने फिर इमरान और नादिया को इकट्ठे देखा। नादिया शाम का शो देखना चाहती थी। दोनों नॉर्मल नज़र आते थे। इमरान ने हमसे इसरार किया कि हम भी साथ चलें। इमरान नादिया वाली गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और 2 गार्ड भी इस गाड़ी में मौजूद थे। मैं और इकबाल इमरान की महरान में रवाना हुए। आज मैं कई रोज़ बाद फिर सर्कस का रुख कर रहा था। सर्कस 3 दिन पहले लाहौर के नज़दीकी कस्बे शेखुपुरा में ट्रांसफ़र हुआ था। हमें वहाँ पहुँचते तकरीबन 1 घंटा लग गया। सर्कस की दुनिया अजीब होती है। इंसान, जंगली जानवर और मुख्तलिफ मशीनें, ये सब मिलजुल कर काम करते हैं और लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं। सर्कस के काम में सनसनी, थर्ल और रिस्क के अनासर बदर्जा उत्तम मौजूद होते हैं। ये एक पुरजोश काम है। सैकड़ों लोगों के सामने लाइव काम करने वाले लोग बुलंद हौसला, हुनरमंद और जिस्मानी तौर पर भी नहायत फिट होते हैं। इनका रहन सहन और रवैया इन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाता है। जिस सर्कस का यहाँ जिक्र है वो वैसे भी आला दर्जे का था। इमरान का मौत के कुएं वाला आइटम शुरू होने वाला था। कुएं के ऊपर मौजूद तमाशाइयों का जोश व खरोश जितनी था। इमरान की परफॉर्मेंस के सिलसिले में स्पेशल अनाउंसमेंट और हो रही थी। शाइन भी आज बहुत निखरी हुई दिखाई देती थी। चुस्त लिबास में उसका मुतनासिब जिस्म देखने वालों को कशिश करता था। वो बड़ी अदा से इमरान के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी और इसी लम्हे मैंने नादिया की आंखों में हसद की लहर सी उभरते देखी। बहरहाल उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। इमरान का मुजाहरा देखने के लिए नादिया और उसके बावर्दी गार्ड सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए थे। हम भी उनके पीछे गए। लोग मुड़ मुड़ कर नादिया को देख रहे थे। नादिया का लिबास और उसके साथ मसल्ला गार्ड की मौजूदगी लोगों पर ज़हर करती थी कि वो कोई ख़ास शख्सियत है। मौत के कुएं में अपनी बेखौफ परफॉर्मेंस से इमरान एक बार फिर तमाशाइयों के दिल मोह लिए। तालियां पीट पीट कर इनके हाथ सुर्ख हो गए। शाइन भी बड़ी फॉर्म में दिखाई देती थी। उसके लंबे
साइकिल पर इमरान के पीछे किसी परचम की तरह लहरा रहे थे। मौत के कुएं के बाद इमरान को पंडाल में करीब 50 फुट की बुलंदी पर जिम्नास्टिक वगैरह का मुजाहरा करना था। इस मुजाहरे के लिए इमरान और शाहीन ने अपने लिबास तब्दील कर लिए। यहाँ भी इमरान, शाहीन और सुलेमान और शहजादे वगैरह ने हाजरीन से खूब दाद वसूल की। ख़ास तौर से इमरान और शाहीन की जोड़ी को सराहा गया। यही वक्त था जब इमरान पंडाल के वश से निकलकर मेरे करीब आया और मेरे कान में एक सरगोशी करके सनसनी फैला दी। उसने बस छोटा सा जुमला बोला, जिगर आज महीने का पहला हफ्ता है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। आज काफ़ी अरसे बाद फिर सर्कस का स्पेशल शो का नज़ारा करने वाला था। गालबन आज इमरान इसलिए इसरार करके हमें साथ लाया था और फिर रात 12 बजे बाद स्पेशल शो का आगाज़ हुआ। एक बार फिर वही इसरार अंगेज मंजर देखने को मिला। सर्कस का आम शो खत्म होने के करीबन आध घंटे बाद नए मॉडल की बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमद शुरू होगी। कुछ मंचले नौजवान हैवी मोटरसाइकिल पर आए। ये सब लोग हाई जेंट्री से तल्लक रखते थे और इनमें अक्सर जवान साल अफराद की थी। इनमें चंद एक फैशनेबल लड़कियां भी दिखाई दे रही थी। कुछ गाड़ियों में गार्ड वगैरह भी मौजूद थे। एक घंटे के अंदर अंदर लोगों की तादाद 70-80 तक पहुंच गई। सर्कस की सारी बैरूनी लाइट्स बुझा दी गई। बस पंडाल के अंदर गहमा गहमी मौजूद रही। यहाँ VIP कोर्स में इंग्लिश म्यूजिक की गूंज थी और बियर की बोतलें गर्दिश कर रही थी। नादिया सबसे अगली कतार में बैठी थी। इससे पिछली अगली कतार में इसके दोनों मुसल्ला गार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। नए आने वाले तमाशाइयों में नादिया को एक वाकफकार फैमिली भी मिल गई थी। ये 3 कज़न थे, जिनमें नहायत बारीक और चुस्त पतलून वाली एक लड़की भी थी। वो लोग यहाँ नादिया को देखकर बहुत हैरान हुए और अब उसके साथ बैठे गुल मिल कर बातें कर रहे थे। मुकर्रा वक्त पर हिफाजती जाल झूलों के नीचे से हटा दिया गया और नहायत सनसनीखेज शो का आगाज़ हो गया। पहले एक जांबाज फनकार ने तने हुए रस्से पर चंद करतब दिखाए और साइकिल वगैरह चलाने का मुजाहरा किया। उसके बाद झूलों पर जिम्नास्टिक शुरू हुई। यह दिल की धड़कन रोक देने का तमाशा था। फनकारों के चेहरों पर भी तनाव की कैफियत साफ दिखाई दे रही थी। दार हकीकत ये एक हुनरमंदी का एक जानलेवा दावा था। इन हालात में भी अगर किसी फनकार के चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट बाकी थी तो वो इमरान का चेहरा था। एक दूसरी लड़की के अलावा शाहीन भी इस मुजाहरे में भरपूर हिस्सा ले रही थी। गैर मामूली दिलेरी, मारते इत्मीनान के बगैर ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। 50 फुट की बुलंदी से नीचे ज़मीन पर गिर जाने का मतलब मौत के सिवा और कुछ नहीं था। और ये लड़कियां मौत की आंखों में आंखें डाल रही थी। शाहीन ने कई बार बड़ी महारत से लहराते हुए झूले को छोड़कर हवा में कलाबाजी खाई और इमरान के फैले हुए हाथों को पकड़ा। हर बार दाव ज़बरदस्त, वाओ, वंडरफुल के नारे बुलंद हुए और तालियों के शोर से पंडाल गूंजा। इमरान और शहजादे ने शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ सांस रोक देने वाली परफॉर्मेंस दिखाई। एक चौधरी नुमा शख्स ने जज्बात में आकर नारा लगाया, ओए कुर्बान जावां तुहाडियां फुर्तियां थे। उसके साथ ही उसने 100 के नोटों की एक गुड्डी खोलकर हवा में उछाल दी। हर बार जब किसी खतरनाक हरकत का मुजाहरा होता था, हमारे आगे बैठी एक मॉडर्न खतून अपना चेहरा हाथों से टाँपती और चिल्लाती, ओ गॉड, ओ माय गॉड। हर बार उसका गंजा शोहर जोर से हंसता और इस हंसी के पीछे अपना खौफ छुपाने की कोशिश करता। करीबन 1 घंटे बाद ये सनसनीखेज़ी इख्तिताम को पहुंची और इस स्पेशल शो का दूसरा मरहला शुरू हुआ। 2-3 जोकर स्टेज पर नमूदार हुए। इनमें एक बोना भी था। उन्होंने मुज़क्का खेज़ हरकत के ज़रिए लोगों के असाबी तनाव कम करने की कामयाब कोशिश की। इसके बाद एक बड़ी मेज़ और कुर्सी स्टेज पर रख दी गई। मेज़ वही चौकोर नुमा डब्बा मौजूद था जिसमें रिवाल्वर और गोलियां वगैरह रखी जाती थी। जब ये इंतजामात हो रहे थे, इमरान और शाहीन हमारे पास आ गए। पसीने से शराबूर हाँपते हुए थे। लोग इन्हें थपकियां देने लगे। चंद एक ने इमरान से ऑटोग्राफ लिए। मैंने किन अखियों से नादिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तनाव की कैफियत थी। जो लगता था कि वह अपने अंदर की शदीद हलचल को छुपाने की कोशिश कर रही है। चौधरी नुमा शख्स और इमरान और शाहीन के करीब आया। उसने एक बार फिर पुरखलूस अंदाज में शाहीन की तारीफ की। चंगी सूरत ते दलेरी कभी कभी भी इकट्ठी हो जाती नहीं।
واہ جی واہ، چنگی صورت تدری، شاباش بھائی ببر شیری، واہ واہ بھائی ببر شیری۔ اس نے کچھ اور نوٹ شعین پر وار کر ہوا میں اچھال دیے۔ نادیہ سیانے انداز میں بولی، بھائی واہ، ویل ڈن شعین، تمہاری اتنی عزت افزائی دیکھ کر تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بازی گری سیکھنا شروع کر دوں۔ شعین مسکرائی، لیکن میم اس کے لیے خاص عمر درکار ہوتی ہے۔ نادیہ کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ شعین جلدی سے بولی، ویسے اگر آپ اپنے اعصاب ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہاں اس کے اور بھی کچھ طریقے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ وہاں اس کرسی پر بیٹھ کر بھی داد وصول کریں گے۔ شعین کا اشارہ اسٹیج کی طرف تھا۔ اس دوران میں 3-4 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ عمران اور شعین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اتروانا چاہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ جیسے نادیہ کے سینے پر سانپ لٹا رہا تھا۔ اندرونی تپش کی وجہ سے اس کے نقوش بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ریوالور والا خطرناک ترین کھیل شروع ہوا۔ منچلوں کی ٹولیاں گولی چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے بولیاں لگانے لگیں۔ دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور پیشانیوں پر پسینہ چمکنے لگا۔ آج یہ کھیل اس طرح مزید سنسنی اختیار کر گیا کہ لطیف نامی سابقہ رنگ ماسٹر نے کھیل کا آغاز ہی 2-6 کی بازی لگائی اور خود پر گولی چلائی۔ یہ گولی چل گئی اور وہ لو لوان کر اسٹیج پر گر پڑا۔ اس کے تڑپتے ہوئے فربا جسم کو فوری اسٹریچر پر ڈال کر بیک سٹیج پہنچا دیا گیا۔ اگلی 3-4 بازیوں میں خیر خیریت گزری۔ ان میں عمران نے بھی 2-6 کی ایک بازی کامیابی سے کھیلی اور تقریباً 1 لاکھ روپیہ جیتا۔ توقع تھی کہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی وہ اس میں سے بہت سا روپیہ مارکیٹوں سے برآمدوں میں سوئے ہوئے لوگوں کی میں بانٹ دے گا۔ ایک باوردی ویٹر ہاتھوں میں ٹرے لیے اگلی قطار کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نادیہ ویٹر کی ٹرے میں سے 2-3 بار وسکی کا پیگ اٹھا چکی تھی اور اب نشے میں دکھائی دیتی تھی۔ اسی دوران میں دستور کے مطابق اسسٹنٹ مینیجر عباس نے اناؤنسمنٹ کی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی حاضرین میں سے باہمت افراد کو اسٹیج پر آنے اور قسمت آزمانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کھیل کے اصول اور ضابطے آپ کو معلوم ہیں۔ 3-4 منٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہوئی تو ایک اٹا کٹا کلین شیو نوجوان اپنے دونوں مکے لہراتا اسٹیج پر چڑھ آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ حاضرین نے پرجوش تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ریفری اسے قاعدے کے مطابق شرائط سے آگاہ کرنے لگا۔ عمران بھی قریب ہی موجود تھا۔ یہی وقت تھا جب میں نے کن اکھیوں سے نادیہ کا چہرہ دیکھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ آج نادیہ بھی ضرور اس کھیل میں شرکت کرے گی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد میرے دل کی گواہی حرف بحرف درست ثابت ہوگی۔ جب حاضرین میں سے ایک نے کہا 6 اور دوسرے نے 2، 6 کا کھیل لیا تو اس مرتبہ نادیہ تن کر کھڑی ہوگی۔ تالیوں کو بے پناہ شور امڑا اور اس شور میں وہ اسٹیج پر آئی۔ عمران نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو تم سب کو نظر آ رہا ہے، بولی۔ نہیں، تم صرف تماشائی ہو۔ عمران نے اسے کرسی پر بیٹھنے سے روک دیا۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے کھیلنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی غصے سے کہا، میں یہ کھیل اپنی مرضی اور خوشی سے کھیل رہی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ حتمی انداز میں بولی۔ بڑی میڈم ناراض ہوں گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نادیہ کے گارڈ کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ بھی اسٹیج پر پہنچ گیا، مگر ان میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ نادیہ کی مرضی کے بغیر اسے واپس لے سکتے۔ 2-3 منٹ یہ تنازع جاری رہا، مگر نادیہ نے ایک نہیں مانی۔ وہ کھیلنا چاہتی تھی۔ اسے اعلیٰ شری دینے والے تماشے بھی مسلسل شور مچا رہے تھے۔ آخر گارڈ کو نیچے اترنا پڑا۔ نادیہ نے چھپے ہوئے کاغذ پر دستخط کیے، پھر اعلان کیا کہ وہ بھی 2 اور 6 کھیلے گی، اور پرنٹڈ جو کاغذات تھے ان پر وہ دستخط کر چکی تھی، یعنی 2 خانوں میں گولی، 4 خانے خالی۔ عمران اور سسٹر عباس نے ایک بار پھر منع کیا۔ عمران نے کہا اگر وہ کھیلنا ہی چاہتی ہے تو 1-6 کھیل لے۔ اس معاملے پر ایک بار پھر بحث ہوئی، تاہم وہ کسی طور پر بھی راضی نہ ہوئی۔ شاید ریوالور ہاتھ میں لینے کے بعد اب وہ خود بھی موت کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ بولی شروع ہوئی۔ 5-10 منٹ کے شور شرابے کے بعد بولی 1.5-6 پر ختم ہو گئی۔ گولی نہ چلنے کی صورت میں نادیہ کو 1,20,000 ملنے تھے۔ گولی چلنے کی صورت میں مخالف گروپ کو 4,80,000 کی ادائیگی کی جانا تھی۔
عام طور پر یہ بولی 1-6 کے ریشو پر ختم ہوتی تھی، مگر کچھ بھی تھا، نادیہ لڑکی تھی، اس لیے تماشائیوں نے اسے رعایتی نمبر دے کر بولی کو 1.5-6 تک پہنچا دیا تھا۔ نادیہ نے ریوالور کا چیمبر کھولا اور اس میں 3.8 کی چمکتی ہوئی گولی داخل کی۔ اس کے بعد چیمبر بند کر کے اس نے چرخی کو کئی بار گھمایا اور اپنے پہلو میں مقررہ جگہ پر رکھ لیا۔ ریفری نے جب حسب دستور آگے بڑھ کر ریوالور کی پوزیشن چیک کی اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر عمران کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ پنڈال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نادیہ نے اپنی انگلی لبی پر رکھی، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، یقیناً الکوہل کی حرارت بھی اس کے اندر موجود تھی جو اسے نتائج سے بے پرواہ کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبایا۔ 5 خانے خالی تھے۔ گولی چلنے کا امکان بہت کم تھا، مگر امکان تو آخر امکان ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مکافات عمل بھی بندے کو انوکھے انداز میں آواز دیتا ہے۔ کبھی کبھی مشکل آسانی میں ڈل جاتی ہے اور آسانی نہایت مشکل میں بدل جاتی ہے۔ نادیہ نے ٹریگر دبایا تو دھماکے سے گولی چلی۔ میں نے نادیہ کو اچھل کر کرسی سے گرتے دیکھا۔ سب سے پہلے اس کا سر زمین سے ٹکرایا تھا۔ پنڈال میں لوگ چلا اٹھے، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اندھے منہ گری تھی، اس کا ریوالور مخالف سمت میں گرا تھا۔ عمران نے ریوالور اٹھایا اور پھر نادیہ کی طرف لپکا۔ نادیہ وہ زور سے چلایا۔